नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मरुरंग दर्शन पर। मैं हूं प्रेमपाल सिंह, मेरे साथ में है विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और आजाद सिंह। है भक्त नगरी भीलवाड़ा में, जहां पर स्थित है मांडलगढ़ का किला, जो जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम देंगे मांडलगढ़ किले पे पहुंच के। मांडलगढ़ का किला एक ऐसा किला है जो अपनी बनावट व स्थापत्य कला के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति और महत्व के लिए भी मेवाड़ के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह किला लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके खंडरों को देखने से पता चलता है कि यहाँ पर कभी किले में आबादी भी रहा करती थी। पहुंच चुके हैं मांडलगढ़ किले की तलहटी में, जहां तक पहुंचने के लिए इस प्रकार के 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ये प्रथम प्रवेश द्वार है। मांडलगढ़ किला जो एक पहाड़ी पर स्थित है, एक गिरिदुर्ग है। जो पीछे दिखाया गया है वो है सूरजपोल द्वार। अभी हम पहुंच चुके हैं अगले द्वार श्री राम पोल पर। यह श्री राम पोल के दाहिनी ओर पोल का एक टूटा हुआ द्वार पड़ा है, जिस पर लोहे की नुकीली कीलें लगी है। जो युद्ध के या आक्रमण के समय जो हाथियों द्वारा गेटों को तुड़वाया जाता था, उन्हीं हाथियों की मार को रोकने के लिए ये नुकीले कीलों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो आज गेट है जो बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ा है, जिसकी कोई भी सुध बुध नहीं ले रहा है। किले के प्रवेश द्वार पर बने ये छेद जो आप देख रहे हैं, वो इसलिए बनाए गए थे कि आक्रमण के समय विरोधी सेना पर तीर चलाने व गर्म पानी या तेल डालने के लिए काम में आते थे, जिससे विरोधी सैनिक पीछे की तरफ हट जाते थे। और ये जो छेद इस प्रकार से बने कि क्योंकि बाहर की तरफ से तो सकरे वे छोटे दिखाई देते हैं, जबकि अंदर की तरफ से काफ़ी बड़े हैं, जिससे आसानी से आक्रमणकारियों पर हमला किया जा सके। अभी हम जा रहे हैं चांद पोल की तरफ। किले के हर एक द्वार के बीच में घुमावदार सकरे रास्ते बने हैं, जिनसे होकर अब हम पहुंच गए हैं अगले प्रवेश द्वार लक्ष्मण पोल पर। इसके बाद अंतिम प्रवेश द्वार है, जिसे हनुमान पोल कहा जाता है। इसी पोल में स्थित है एक विशोद माता का मंदिर और पोल के सामने की तरफ हनुमान जी का मंदिर है। स्थानीय लोग इसे विशोद माता पोल के नाम से भी जानते हैं। मांडलगढ़ किले के नामकरण से संबंधित अलग अलग मत है, लेकिन इतिहासवेता गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कटोरे नुमा मतलब मंडलाकृति होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। और एक अन्य जो कवि थे, कवि राजा शामलदास, जो हाड़ा चौहान थे बूंदी के, उनके राजकवि थे, उनकी पुस्तक वीर विनोद में उन्होंने इस किले के निर्माण के बारे में एक जनश्रुति को आधार बनाया कि आज मंडिया नामक भील रहा करता था, उसी के नाम पर ये मांडलगढ़ किला बना है। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो चौहान के जो शासक थे, अजमेर के चौहान, उनके द्वारा ये किला बनाया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी और जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर मांडिया भील नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जिसे गाय चराते समय एक पारस पत्थर मिला। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जो लोहे से स्पर्श कराने पर लोहे की चीज़ सोने में बदल जाती है। वो पत्थर मांडिया भील ने अपने दोस्त चारणा गुजर को दे दिया। चारणा गुजर उसी पारस पत्थर के कारण बहुत ही धनी व्यापारी बन गया और अपने मित्र मांडिया भील के उपकार को चुकाने के लिए इस किले का निर्माण कराया और मांडिया भील के नाम पर ही इस किले का नाम रखा मांडलगढ़। 1192 तराइन के युद्ध के बाद चौहान राज्य के साथ साथ मांडलगढ़ पर भी मुस्लिम आधिपत्य हो गया। कालांतर में जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होने लगी, उसी का लाभ उठाकर
बूंदी के हाड़ा चौहानों द्वारा मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह ने हाड़ाओं से मांडलगढ़ को छीन लिया। इसकी जानकारी हमें श्रृंगी ऋषि के शिलालेख जो 1428 में उत्कीर्ण किया गया, वर्तमान में एकलिंग जी उदयपुर में स्थापित है, वहां से प्राप्त होती है। अभी जो आप ये पठारी क्षेत्र देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, मानसिंह कछुआ द्वारा मुगलिया सेना को 1 महीने तक इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध का अभ्यास कराया गया, क्योंकि मुगल सेना को आज तक पहाड़ी युद्धों का कुछ भी अनुभव नहीं था। और इस प्रकार से उस सेना का मनोबल बढ़ाकर राणा प्रताप की सेना से लड़ने के लिए मुगलिया सेना को तैयार किया। ये जो आप सामने भवन देख रहे हैं, ये उस समय में कचहरी भवन हुआ करता था, जैसा कि आज का न्यायालय होता है। यहाँ पर राज्य से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का जो लिखित रूप में जो दस्तावेज तैयार किए जाते थे, उनको सुरक्षित रखा जाता था कि आने वाले समय में वापस उसे काम में लिया जा सके या गवाह के तौर पे पेश किया जा सके। और यहाँ पर सभी प्रकार के न्यायिक और दीवानी जो मामले और फौजदारी हुआ करते थे, उनका भी निपटान होता था। और साथ ही अंदर की तरफ आप जो देख रहे हैं, ये अलग अलग ताक बने हुए हैं, उसी में उनको अलग अलग हिसाब से उनको जमाया जाता था, इधर न्यायालयिक और इधर फौजदारी। अभी हम पहुंच चुके हैं इस महल नुमा हवेली नुमा महल के अंदर। इसके अंदर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो नीले रंग से जो ये चित्रकारी की गई है, ये वैसे मूलतः चित्रकारी नहीं है, जो पुरानी चित्रकारी थी उसी के ऊपर वापस नील के रंगों को उकेरा गया है। वैसे इस चित्रकारी को स्थानीय भाषा में आला गीला और बाकी अंग्रेजी भाषा में फ्रेस्को बुनो बोला जाता है। इसके अंदर जो चूना लगाया जाता है गीला, उसके ऊपर प्राकृतिक रंगों के साथ साथ मिट्टी और कलई को मिला के इस पर गीले चूने पे ही चित्रकारी की जाती है, जो कई सालों तक यथावत रहती है। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये राजा रजवाड़े रहा करते थे कभी इनके अंदर, तो आज इनकी स्थिति खंडरनुमा और चमगादड़ों का घर हो चुकी है। अभी हम चलते हैं कचहरी भवन की छत की तरफ। सामने की तरफ हम देख पा रहे हैं एक बरामदे नुमा एक परिसर बना हुआ है। उसी बरामदे नुमा परिसर के पिलर पर बाहर की तरफ महाराणा सज्जन सिंह के समय का एक शिलालेख खुदा हुआ है, जिसे हम थोड़ा ही पढ़ पा रहे हैं। और अंदर की तरफ हम देख पाते हैं कि पूरा छत है जो पूरा जर्जर अवस्था में हो चुका है। जो सपोर्ट के लिए लकड़ियाँ लगाई गई थी, उन्हें दीमक पूरा चाट चुकी है और छत भी टूटने वाली अवस्था में है। लेकिन इसी के साथ जो ये झरोके बनाए हुए हैं, वहाँ से शानदार हवा आती है और वहाँ से शहर का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है। और हवादार ये क्षेत्र है, जिसे बाद में रंग सफ़ेद रंग करके और आकर्षित किया गया। किले में कस्बे की तरफ एक छोटा सा प्रवेश द्वार बना है, जो परकोटे की दीवार में स्थित है। ये जो द्वार था संकट के समय किले से निकलने के लिए बनवाया गया था। इसी द्वार के बाहर की तरफ जो परकोटे की दीवार है, उसका जो पुनर्निर्माण के समय कुछ मूर्तियों को भी चुनवा दिया गया था, जैसे हाथी है, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ आदि को इसमें चुनवा दिया गया है, जो देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि किसी आक्रांतों द्वारा तोड़ने के बाद इसका वापस निर्माण किया गया। किले के मुख्य मार्ग में पड़ता है उंडकेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर के बाहर की तरफ प्रांगण में गोलाकार चौक है, उसमें 2 मुखों वाले एक देवता की मूर्ति स्थापित की गई है और इसी के सामने है एक मंदिर। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। शिवलिंग है जो अंदर में गहराई पर स्थापित किया गया है और जो इस मंदिर की स्थापत्य कला और जो इसकी शैली है बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर की प्राचीनता इस बात से पता चलती है कि यहाँ पर नाथ योगी मत्स्येंद्र नाथ, जो मछिरनाथ के नाम से जाने जाते हैं, उनसे जुड़ा एक शिलालेख मंदिर के खंभे पर उत्कीर्ण किया गया है।
किले में एक चार भुजानाथ जी का प्राचीन मंदिर स्थापित है जो लगभग 500 से 700 वर्ष पुराना है, जिसके बाहर की तरफ एक रियासतकालीन तोप रखी हुई है जो देखने में बहुत ही अद्भुत है। चार भुजानाथ मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति न होकर बांके बिहारी और चार भुजा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। बाकी की जानकारी हमें पंडित जी देंगे। आपका शुभ नाम पंडित जी? अशोक कुमार फराजी। पंडित जी कुछ जो ये विले है सामने चार भुजा जी का, कितना पुराना है मंदिर? और ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये दुर्लभ दोनों मूर्तियाँ हैं, एक बांके बिहारी है और एक चार भुजा जी है। और ये मूर्तियाँ रात को पलंग पे सोते हैं, दोनों सोते हैं, और सुबह वापस इनको स्नान कराने में, क्योंकि ये जो वास्टब है इसको बोलते हैं। अच्छा, ये वास्टब, इसमें स्नान करते हैं सुबह। और उसके साथ में गरुड़ जी की मूर्ति है। ये भी बहुत दुर्लभ, आप 4 धाम की यात्रा करोगे तो भी आपको ये नहीं मिलेगी। मतलब मेन चीज़ यही है कि भाई ये दुर्लभ मूर्तियाँ दोनों मूर्तियाँ, बांके बिहारी और चार भुजा जी की मूर्ति बहुत कम मिलती है। मतलब यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी के साथ में नहीं मूर्ति है? नहीं है, राधा कृष्ण नहीं है। हाँ, भगवान श्री इधर कृष्ण वाले का ही बांके रूप है। बिहारी, चार भुजा जी दोनों भाई है। अच्छा, बांके बिहारी का मतलब साक्षात विष्णु, और चार भुजा जी का मतलब कृष्ण, जो कृष्ण अवतार लिए है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद जानकारी मिली आपसे। जो आप सामने देख पा रहे हैं खंडरनुमा महल, ये है किलेदार मेहता जी के महल। मेहता जी को मेवाड़ रियासत के काल में मांडलगढ़ किले का किलेदार नियुक्त किया गया था। मेहता जी ने यहाँ पर अपने निवास के लिए इन महलों का निर्माण करवाया, जो आज देख रेख नहीं होने के कारण खंडर में बदल चुके हैं। इन महलों के चारों तरफ झाड़ियाँ फैल चुकी है और अभी हम आपको इन महलों के अंदर लेके चलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। बाहर से देखने पर ये जो भवन है बहुत ही अच्छे और भव्य दिखाई पड़ते हैं। उस समय के भवन निर्माण कला के बारे में हमें पता चलता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। इस भवन के बाहर की तरफ झरोके हुए, कंगूरे हुए, कलात्मक छज्जे बनाए गए हैं जो बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। यह महल जब अंदर प्रवेश करके देखते हैं तो अंदर से पूरा खंडर हो चुका है। इन कमरों की छतों में आला गीला पद्धति से जो नीले रंग की चित्रकारी की गई है वह बहुत ही सजीव है और देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। और इसी भवन से हमें एक पुराना दस्तावेज का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर कुछ समय पूर्व तक कोई परिवार भी रहा करता था। इसकी जो जानकारी हमें उनसे संबंधित कुछ सामान यहाँ पड़े उसे पता चलती है। और यहीं पर जो छोटे छोटे कमरे बने हैं जैसा आप देख पा रहे हैं, इन पर हवा हेतु छोटी छोटी जालियाँ बनाई गई थी। और यहीं पर हमें एक पुराने ज़माने का अनाज रखने के लिए जो लोहे का एक कोटा है वो, यहाँ पर एक लकड़ी का बक्सा भी पड़ा दिखाई पड़ता है। कोनों में रंगीन कांच जो दीवारों के रोशनदान है उसमें लगाए गए थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। उस समय जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो घरों के अंदर रंगीन रोशनी करने के लिए इनको लगाया जाता था, जिससे बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। सागर सागरी कुंड, मेहता जी के महलों से थोड़ा आगे चलने पर सागर सागरी नामक 2 कुंड बनाए गए हैं। चलो आपको हम ले चलते हैं सागर सागरी कुंड की तरफ।
इस कुंड के बारे में ये बताया जाता है कि चारणा गुजर ने किले को बनवाने के बाद जो मंडिया बिल से पारस पत्थर मिला था, वो पारस पत्थर इसी सागर कुंड में डाल दिया गया था। इस सागर कुंड के तीनों तरफ कलात्मक सीढ़ियां बनाई गई हैं जो कुंड के अंदर तक जाती है। इस सागर कुंड की गहराई के बारे में किसी को कोई बराबर जानकारी नहीं है। यह सागर कुंड पूरे किले का मुख्य जल स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में कभी भी जल समाप्त नहीं होता, चाहे कितने भी साल तक बारिश न हो। और सागर कुंड का जल भरने के बाद इसका जो जल है नीचे बने सागरी कुंड में जाता है। सागर कुंड से थोड़ा आगे चलने के बाद किले में एक अन्य जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसमें से है एक ऋषभ देव जी का जैन मंदिर। बहुत ही पुरानी मदीना मस्जिद। अब हम आपको ले चलते हैं मांडलगढ़ किले के एक दूसरे महत्वपूर्ण स्थल तोपखाने की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं तोपखाने के मुख्य द्वार पे, जहां कभी किले की तोपें व बारूद को रखा जाता था, जिसे बाद में धीरे धीरे करके एक एक तोप को उठा के मांडलगढ़ कस्बे में कई नगर पालिका, थाना और जो किले के मुख्य मंदिर है चारभुजा जी का, वहाँ पर उन तोपों को रख दिया गया। और इसी तोपखाने को, जिसे आज़ादी के बाद में स्कूल खोला गया, और उसी स्कूल को उसके बाद में मांडलगढ़ कस्बे में नीचे स्थानांतरित कर दिया गया। यह तोपखाना इमारत जो किले में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी के बरामदे नुमा जो भवन है, इसकी एक चौखट पर एक बहुत ही पुराना स्तंभ लेख जो उत्कीर्ण है, और यहीं पर हमें स्थानीय नागरिक मिले हैं। चलो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार। आपका नाम क्या है? सर मैं गोपाल रेडर हूँ, यहाँ कोलकाता हूँ, मालूम में निर्माण का कार्य करता हूँ। अच्छा सर, तो ये आप ये भवन जो देख रहे हैं यहाँ हाँ सर, पे हाँ। मांडलगढ़ के किले में, तो इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। हाँ सर, ऐसा है कि ये महाराणा प्रताप के टाइम पे यहाँ तो करना था। ठीक सर। और देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ लोगों ने स्कूल शिफ्ट कर दी। हाँ, स्कूल शिफ्ट कर दी। यहाँ पर स्कूल चलती थी, 22 तक स्कूल चलती थी। उसके बाद में जैसे देश आज़ाद होने के बाद में हमारी स्कूल नीचे चली गई थी, और अब ये जैसा है जो पर्यटक के लिए है। अच्छा, पर्यटक के लिए खंडहर नदी है। तो ये जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पे पहले राजाओं के समय जो तोपखाना था, उसके बाद में अंग्रेज जब आए थे उन्होंने यहाँ पे स्कूल एक शिफ्ट किया था। लेकिन आज़ादी के बाद में जब ये देश आज़ाद हुआ तो स्कूल को नीचे मांडलगढ़ कस्बे में शिफ्ट कर दिया। इसी तोपखाना भवन की जो छत है उसके ऊपर से मांडलगढ़ कस्बे का बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई पड़ता है। दूर दूर तक अरावली की पहाड़ियाँ फैली है, और इसी से हमें ये बीजासन माता का मंदिर भी दिखाई देता है जो नकटिया चौक के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर राजस्थान सरकार के द्वारा एक तिरंगा झंडा लगाया गया है, जहां पर कभी मेवाड़ रियासत का झंडा लहराया करता था। आज ये जगह स्थानीय लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट का स्थान बन चुकी है, जिसे स्थानीय जो प्रशासन है उसने इस बरामदे का और इस क्षेत्र का रंग रोगन करके कुछ नया रूप देने की कोशिश करी है। मांडलगढ़ किले से नीचे उतरते ही स्थित है जालेश्वर तालाब। यह तालाब कभी मांडलगढ़ कस्बे का जलस्रोत रहा करता था। इसी तालाब की पाल पर स्थित है प्राचीन जालेश्वर महादेव मंदिर। मांडलगढ़ से भीलवाड़ा शहर के रास्ते में स्थित है बिगोद, जो कि त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। इस स्थान को मेवाड़ का छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। यह त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ से 12 किलोमीटर दूरी पर बिगोद में स्थित है, जहाँ पर
बेड़च, बनास और मैनाली नदियों का संगम होता है, जो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। इसी स्थान पर यहाँ के स्थानीय लोग अपने दिवंगतों का अस्थि विसर्जन करते हैं, पिंडदान करते हैं और इसी त्रिवेणी में महाशिवरात्रि के दिन एक शोरत का मेला लगता है, जो बहुत ही विशाल भरता है और यहीं पर संगमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय मेवाड़, जय हिंद। इस वीडियो में जो भी तथ्य व जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, इसमें किसी भी प्रकार से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर भी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में कोई कमी रही है तो मानवीय भूल समझकर क्षमा करें।